अगली सुबह वान जल्दी उठकर काम पर जाने के लिए तैयार हुई। लिविंग रूम से गुजरते वक्त उसकी नजर सोफा पर गहरी नींद में सोए शिशाओ पे पड़ी। चुपचाप मुस्कुराते हुए उसने एक स्टिकी नोट छोड़ दिया। उसे बताया कि वो काम पर जा रही है और याद दिलाया कि वक्त पर नाश्ता कर लेना। आर्केड पहुंचते ही वान ने देखा कि कई गेमिंग मशीन टिकट से भरी हुई थी। कोवर्कर ने बताया शिशाओ आया था कल रात और सुबह 4 बजे तक गेम खेलता रहा और आखिर में यहाँ का ग्रैंड प्राइज जीत लिया, जो एक बाईसाइकिल थी। वही बाईसाइकिल जो वान को चाहिए थी। वो अपने घर आई, दरवाजे के बाहर साइकिल खड़ी थी और उस पे एक नोट था जिसमें शिशाओ वान को नई जिंदगी की शुरुआत की शुभकामनाएं दे रहा था। उसने तुरंत शिशाओ को कॉल लगाया और थैंक्स कहा। शिशाओ ने बताया इतनी रात को सारी साइकिल की दुकानें बंद थी, इसलिए उसे आर्केड के साइकिल ही जीतनी पड़ी। वान ने पूछा, तुमने इसे तीसरी मंजिल तक उठाकर लाया, क्या थके नहीं? उसने बोला, ये तुम्हारा न्यू लाइफ का गिफ्ट है। कैसे थकता? वैसे जब भी राइड करना हो मैं इसे नीचे लाने में भी हेल्प कर दूंगा। वहाँ फांग को पता चला कि लू ही ने पिछले 2 सालों में उनके नाक के नीचे क्या क्या घपले किए हैं, इसीलिए वो उस पे गुस्सा करते हैं और अपनी गलती सुधारने के लिए कहते हैं जितने पैसे हड़पे हैं वो सब लौटा देने। वहाँ रात के वक्त शिशाओ वान को कॉल लगाता है। वो मेक श्योर करना चाहता है कि वान अच्छे से सोए और पिछली बार की तरह कोई हादसा ना हो। बातों बातों में दोनों विंटर में स्नो देखने का प्लान बना लेते हैं। यहाँ शिशाओ को अचानक से वान की आवाज आनी बंद हो जाती है। वो समझ जाता है वान सो गई, पर वो कॉल कट नहीं करता और सुबह जल्दी जल्दी अंकल कांग के नूडल शॉप से उसके लिए नाश्ता लेने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ घर पे कुछ शोर शराबों की आवाज से वान की आंख खुल जाती है। वो कॉल पे शिशाओ से पूछती है क्या वो उसके घर आया है। उसने कहा नहीं, मैं तो नूडल शॉप पे हूँ। वो घबराता हुआ वहाँ से निकलता है और इधर वान अपने सामने लूही और उसके आदमियों को देखती है जो उससे उसका फोन छीन लेते हैं। लूही समझ गया है उसका पोल वान ही ने फांग के सामने खोला है और अब उसे उससे बदला लेना है। वो उसके घर के सामानों को तोड़ फोड़ करने लग जाता है। इससे भी जी नहीं भरता कि उसे भी चोट पहुँचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शिशाओ आ जाता है और उसकी पिटाई करता है। अपने फोन जल्दी से वान को देता है और वो बिना देर लगाए पुलिस को बुला लेती है, जो थोड़ी देर में आ जाते हैं। लूही और उसके गुंडों को पकड़ लिया जाता है। जियांग्यान आकर वान के लिए फिक्र दिखाता है। उसे शिशाओ के साथ स्टेटमेंट देने पुलिस स्टेशन जाना था, सो वो घर पे रुककर यहाँ की साफ सफाई की जिम्मेदारी ले लेता है। स्टेटमेंट देकर वापस आते वक्त शिशाओ बताता है लूही ने ट्रेस पासिंग, तोड़ फोड़, हैरेसमेंट जैसे क्राइम किए हैं, इसीलिए वो जल्दी बाहर नहीं आने वाला। वान ने कहा आइंदा से हीरो मत बनना, तुम्हें हर्ट देखकर अच्छा नहीं लगता। तभी एक गाड़ी उनके पास रुकती है। अंदर से फांग के आदमी उतरते हैं और बताते हैं उनके बॉस सुवान को बुला रहे हैं। वहाँ जाने पे फांग ने उसे कहा लूही ने जो भी पैसे उससे लिए वो उसके इंटरेस्ट में एडजस्ट कर लेंगे। दादी का गिरवी रखा घर छुड़ाने के लिए वान उन्हें बैंक कार्ड देती है, जिनमें से दादी के हॉस्पिटल बिल और फ्यूनरल वगैरह के खर्च करने के बाद 1.2 लाख युआन के करीब पैसे बचे थे। पर फांग ने बताया इससे पूरा कर्ज नहीं चुकता होगा। उस वक्त घर के बदले 5 लाख युआन कर्ज दिया गया था। इतने सालों से जो उन्हें पेमेंट दे रही है और लूही ने उससे जितना धोखाधड़ी करके पैसे लिए हैं उन सबको माइनस करके उसे अभी भी 1.7 लाख देने थे, यानी कि उसे 50,000 के पैसे कम पड़ रहे थे। पूरा पैसा लिए बिना वो घर के पेपर्स नहीं दे सकते थे, इसलिए शिशाओ ने अपना कार्ड निकाल कर फांग को पे कर दिया। वान ने मना किया पर उसने बोला इसे लोन समझकर रख लो, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो मुझे लौटा देना। जैसे ही वो बाहर आता है शिशाओ को कॉल आता है। बताया जाता है कि उसके दादा हॉस्पिटल में एडमिट है। वो वान को कहता है घर जाकर आराम करने, लेकिन जिस तरह से शिशाओ उसके हर सुख दुख में उसका साथ देता है, वान को भी उसके डिफिकल्ट टाइम पे उसके साइड रहना था, इसीलिए वो भी हॉस्पिटल आती है। अंदर सारे लू फैमिली होते हैं जो कंपनी और शेयर्स की बातें करते हैं। क्योंकि दादाजी की उम्र अब हो गई है, उन्हें थोड़ा हाई ब्लड प्रेशर और कमजोरी है। वो अपनी रिटायरमेंट चाहते हैं, लेकिन हटने से पहले किसी ऐसे को वो कंपनी सौंपना चाहते हैं जिसे उन्होंने मेहनत मुशक्कत के साथ कायम किया। इस बात पे जोंगवी उनका बेटा होने के नाते ये जिम्मेदारी आगे भी अपने कंधे पे उठाने की बात करते हैं। चिलान को भी मौका चाहिए और शिशाओ अपने फादर के इस लालची हरकत से इरिटेट होता नजर आता है और बाहर गुयान वान को मैनिपुलेट करती है कि लू फैमिली में सब पावर के भूखे भेड़िए हैं। शिशाओ भी उनसे अलग नहीं है, इसलिए उसे इस परिवार में फंसना नहीं चाहिए। वान बोलती है जो अपनी बेटी को ठीक से ना जान सकी वो शिशाओ को कैसे जान पाएगी। वो बिल्कुल भी ऐसा इंसान नहीं है। दूसरों की तकलीफ उस परिवार
परिवार में सिशाओ से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। अगले सीन में वान और सिशाओ लंच कर रहे होते हैं। उसी दौरान वो बताता है उसे कुछ दिनों तक दादा का ख्याल रखने आते रहना होगा। उसने ये भी बताया कि उसके फादर बिना फायदे के तो सोशल इवेंट पे भी नहीं जाते और जो उनकी शादी गुयान से हो रही है उसमें उसे शामिल करने का भी यही मकसद है कि वो ऐसा दिखाए जैसे कि इस वेडिंग के बावजूद भी बाप बेटे अब भी एक फैमिली है, ताकि उसके 10% का शेयर भी उनके हो जाए। वान ने उससे सवाल किया कि अब उसे जोंगवी और गुयान की शादी होने पे कोई गुस्सा नहीं आता क्या? उसने बोला पहले की बात होती तो हाँ, पर अभी उसका फोकस कहीं और है। सिशाओ ने जब सेम सवाल किया तब उसने कहा उस औरत ने उसे एक बार अबैंडन किया है, उसे खुश देखना एक बद्दुआ से कम नहीं है। लेकिन अब वो ऐसे नहीं सोचती, उसे लगता है पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ना ही बेहतर है। घर लौटने पे वान ने देखा जियांग्यान ने पूरा अपार्टमेंट साफ कर दिया था। उसने कहा कि अगर कभी अकेलापन महसूस हो तो वो उसके घर आकर उसके परिवार के साथ खाना खा सकती है। फिर उसने एक और बात के लिए माफी मांगी, उससे अपने और शिष्याओं के रिश्ते को इतने दिनों तक छुपाने के लिए। वान ने कहा वो समझती है, वैसे उसने भी उसे कौन सा अपनी माँ के बारे में पहले कभी खुलकर बताया था। फिर वो उसे बताती है शिष्याओं के दादा हॉस्पिटलाइज्ड हैं। जियांग्यान बताता है वैसे भी उसका लू फैमिली से कोई लगाव नहीं है, उसके फादर ने उसके अडल्ट होने तक की जिम्मेदारी निभाई, लेकिन अब इसके आगे वो खुद कुछ करना चाहता है। वान उसे इसके लिए गुड लक विश करती है। अगले दिन वो हॉस्पिटल आती है शिष्याओं के लिए नाश्ता लेकर, ताकि वो दादा का ध्यान रखने में खाना खाना स्किप न करे। शिष्याओं बताता है आज वो उन्हें डिस्चार्ज करवा रहा है क्योंकि उनके बेटे की शादी है और ऐसे वो यहाँ आराम से नहीं रहना चाहते। वान ने पूछा क्या तुम वेडिंग अटेंड करोगे? उसने जवाब दिया नहीं। सो वान ने बताया कि वो डॉक्टर चेन से मिलकर आ रही है। शिष्याओं ने कहा ओके मैं वेट करूंगा। वान चली आई डॉक्टर चेन से मिलने। वो उन्हें दादी का इतना ध्यान रखने के लिए शुक्रिया कहना चाहती थी। जब वो उन्हें ढूंढते हुए कैफेटेरिया के पास आई तब उसने कुछ डॉक्टर्स की कॉन्वर्सेशन सुन ली जो जोंगवी की नई वाइफ के बारे में हो रही थी, जो दादी के डिस्चार्ज से पहले उनसे मिलने आई थी, और फिर उनके पुराने हस्बैंड यानी कि वान के फादर के बारे में जो डायरेक्टर रह चुके थे और अपने फैक्ट्री के कर्ज को चुकाने के लिए आखिरी सांस तक काम किया। वो लोग अफसोस करते हैं इतने अच्छे आदमी के पास चांस था जीने का, सर्जरी हो सकती थी, लेकिन उनकी बीवी ने उनके ट्रीटमेंट से मना कर दिया। ये सुनकर वान ने डॉक्टर चेन से पूछा कि ये सच है? उन्होंने बताया पहले उसके फादर का कैंसर फैल गया था, लेकिन सर्जरी से वो थोड़े और टाइम तक जी सकते थे। वो याद करती है कैसे उसके फादर के गुजरने के बाद गुयान ना रोई ना गम मनाया, वो बस जू फैमिली से पीछा छुड़ाकर भागना चाहती थी। जब दादी ने वान की जिम्मेदारी का ख्याल रखने को कहा तो भी गुस्सा किया करती, वो बस अपने बारे में सोचती। वो इतना जानती थी कि उसकी माँ सेल्फिश है, पर वो इतना ज्यादा खुदगर्ज निकलेंगी उसे अंदाजा नहीं था। वो अपने फादर को इंसाफ दिलाने के बारे में सोच लेती है। शिष्या अपने दादा को डिस्चार्ज कराकर उन्हें कार में बैठा देता है। उनके जाने के बाद वो हॉस्पिटल से डॉक्टर चेन को आता देखता है, उनसे पूछता है कि उनकी मुलाकात वान से हुई। यहाँ शादी की दावत में जोंगवी मिस्टर चांग नाम के एक बिजनेसमैन को इम्प्रेस करने में लगे होते हैं। वही उनकी बहन अपनी दोस्तों के साथ गुयान की बुराई कर रही होती है। तभी वान आती है, पर उसे बिना इनविटेशन के अंदर आने नहीं दिया जाता। सो वो बताती है कि वो दुल्हन की बेटी है, उसे कोई कैसे रोक सकता है। ये सुनकर गार्ड्स भी हैरान हो गए और जाने दे दिया उसे। अंदर आकर उसने माँ से पूछा वो दादी से मिलने क्यों आई थी। गुयान जवाब नहीं देती, बस बहाना करके उसे किसी भी तरह से भगाने की कोशिश करती। तो वान आखिर में अपना आपा खोकर चिल्ला कर पूछती है क्या उसकी दादी ने उनकी वजह से ट्रीटमेंट लेने से मना कर दिया था। सबकी नजर उन पे टिक जाती है। सो गुयान ऐसा दिखाती है कि वान इस तरह से बिहेव इसलिए कर रही है क्योंकि उन्होंने उसका फाइनेंशियल सपोर्ट कट कर दिया है। ये सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड्स तमाशा यही बंद करने के लिए वान को पकड़कर यहाँ से भगा रहे होते हैं, लेकिन तभी शेशाओ आ जाता है। जब उसके फादर उसे रोकते हैं तो वो उनका पोल भी खोल देता है कि वो उसकी माँ को चीट कर रहे थे। उन्हें खुदकुशी तक पहुँचाने वाले भी वही थे। देन वो गुयान को पूछता है उन्हें ऐसी क्या खुशी मिल रही है लू फैमिली में जिससे पहले ही 2 औरतें परेशान हो गई थी। उसके बाद वो गार्ड्स को वान से हटाकर उसे अपने साथ सेरेमनी से ले गया और अपनी माँ के घर के बैकयार्ड ले आया जहाँ बड़ा सा ब्लैंक कैनवस रखा हुआ था। उसने उसे अपना सारा गुस्सा इस पे निकालने को कहा। जैसे जैसे वो पेंट ब्रश लेकर उस पे मारती गई वैसे वैसे उसके अंदर का फ्रस्ट्रेशन एंगर निकलता गया, जैसा शिष्याओ चाहता था। जब वान के इमोशन शांत हुए तब उसने बताया उसके फादर बच सकते थे पर उनपे गिव अप कर दिया गया। शिष्याओ ने उसे पीछे से गले लगाकर कहा कि वो उसके पास है। वान ने बोला कि वो भी तो समर वेकेशन खत्म होने के बाद चला जाएगा। शिष्याओ ने बताया कि वो अब्रॉड नहीं जा रहा, ये उसने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो उसके साथ यही रहेगा और दोनों साथ मिलकर अपना फ्यूचर बनाएंगे। यहाँ लू जोंगवी अपने कंपनी चले गए और अपनी सेक्रेटरी से गुयान को मैसेज पहुंचाया कि वो आज नहीं आने वाले। जोंगवी की दूसरी शादी के बारे में सुनकर जियांग्यान की माँ पीने लगी और अपने बेटे को कहा कुछ कर दिखाने। उसने उन्हें समझाया कि अब उनका लू फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग जो भी करे उसका अफेक्ट इस घर
पे नहीं पड़ना चाहिए। सो उसकी माँ ने डिसाइड कर लिया जितनी जल्द हो सके जियांग्यान के साथ पिंगचुआन छोड़कर बीजिंग जाने का। वहीं से शियाओ सुबह सुबह वान को चीयर अप करने के लिए फूलों का गुलदस्ता ले आया और कहा भले उसकी फैमिली उसे यहाँ से ले जाने आई तो भी वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। बातों बातों में वान ने सजेस्ट किया उन्हें से शियाओ के खाली बैकयार्ड पे प्लांट्स लगाने चाहिए। वो फौरन से मान गया और उसे अपने साथ वर्कशॉप पे ले आया। वहाँ उन्होंने देखा अब गुमिंग और जियांगफान रिलेशनशिप में आ गए हैं, एक दूसरे का हाथ शर्मा कर पकड़े हुए हैं। सब इसका सेलिब्रेशन मनाते हैं, पर वान को जानना है कि मिंग ने इस बार हाँ क्यों कहा। उसने बताया वो समर जाते जाते रिग्रेट नहीं करना चाहती थी। तभी से शॉ ने भी खुशखबरी सुनाई कि वो अब्रॉड नहीं जा रहा। उसने वान को बताया कि वो आज दादा को इस बारे में बताने जा रहा है। सो वान अकेले ही पौधा लेने आ गई और बैकयार्ड में उन्हें लगाना शुरू कर दिया और शिष्याओ को मैसेज में कहा कि आज उसे उससे कुछ कहना है। उसी शाम शिष्याओ अपने दादा से मिलने गया। उसने साफ कहा कि वो देश छोड़कर नहीं जाएगा और कंपनी के आने वाले बोर्ड वोट में भी हिस्सा नहीं लेगा। उसने बताया कि भले उसके पास 10% शेयर की वजह से वोटिंग राइट्स है, लेकिन वो वोट से दूर रहना चाहता है। तभी लू जोंगवी वहाँ पहुँच आते हैं। उन्होंने शिष्याओ को धमकी दी कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वो वान को गुयान से पैसे लूटने और शादी में हंगामा करने के इल्जाम में फंसा देंगे। उन्होंने शिष्याओ को मजबूर किया कि वो उनके साथ वापस आए और मिस्टर चांग के सामने एक आज्ञाकारी बेटे का नाटक करे और बोर्ड वोट खत्म होने तक उनकी हर बात माने। शिष्याओ किसी से कांटेक्ट में ना रह सके तो जोंगवी ने उसका फोन छीन लिया और उसे घर में ही कैद कर दिया। बाहर गार्ड्स तैनात कर दिए गए जो उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। अब शिष्याओ पूरी तरह से अपने फादर के कब्जे में था और बाहर की दुनिया से उसका हर कनेक्शन काट दिया गया। लेकिन वो अगली सुबह वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा जब मेड उसके लिए नाश्ता लेकर आई। पर जैसे उसने दरवाजे के बाहर कदम रखा गार्ड्स को पाया जो उसे निकलने ही नहीं देते। यहाँ वान ने शिष्याओ को घर पे नहीं देखा तो टेंशन में आ गई। उसका फोन भी बंद आ रहा था। जियांगफान से पूछा तो उसने बताया वो भी उसे रिच आउट नहीं कर पा रहा है और ये पहली बार नहीं हुआ है। जब भी शिष्याओ के फादर को उसका इस्तेमाल करना होता है तो उसे ऐसे ही घर में कैद करके फोन छीन लिया करते हैं। उसे इस बार का मामला भी कुछ ऐसे ही लगता है। वान ने सोचा भले ही शिष्याओ सेफ है पर उसे इस तरह से फोर्स करना बिल्कुल गलत, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए वहाँ जाएगी। तभी जियांग्यान ने बोला वहाँ जाकर उससे मिल पाना आसान नहीं होगा, लेकिन वान की वहाँ जाने की जिद देखकर उसने उसे एक आइडिया दिया। वो अपने फादर से मिलने के बहाने लू फैमिली हाउस आया और जाते हुए वान के लिए दरवाजा खुला रख दिया, जिसके थ्रू वो चुपके से अंदर आ गई और शिष्याओ के रूम की खिड़की पे पत्थर मारा। उसने जब वान को बाहर देखा तो हैरान हो गया। एक नोट लिखकर नीचे भेजा जिसमें था माफ करना प्रॉमिस तोड़ने के लिए, पर तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। वान ने जवाब लिख कर ऊपर फेंका, नहीं जाऊंगी, हम यहाँ से एक साथ भागेंगे। जब शिष्याओ ने नीचे की तरफ देखा तो वो गायब हो गई थी। यहाँ जियांग्यान अपने फादर को उनका पेन वापस करने आया जो उन्होंने उसे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। उसके मना करने पे भी उसे जबरदस्ती दे दिया। वो ये लौटाते हुए बताता है उसकी माँ और वो समर वेकेशन के बाद बीजिंग जा रहे हैं। अब से वो लू फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। जोंगवी ने उसे बैठा कर कहा कंप्यूटर साइंस की जगह आर्किटेक्चर पढ़ने, जिसके सारे खर्च वो उठाने को तैयार है। वो ऐसा दिखाते हैं जैसे उन्हें उसकी माँ और उसकी बहुत फिक्र है। जियांग्यान ने तंज करते हुए कहा अगर आपको हमारी इतनी परवाह होती तो हम आज ऐसी जिंदगी नहीं जी रहे होते। जोंगवी कहते हैं कि उस वक्त वो बच्चा था, उसे क्या समझ थी, उन्होंने कभी उनका कुछ बुरा नहीं किया। फिर उसे शांत कराकर सलाह देते हैं अच्छे से पढ़ाई करने, लू शिष्याओ जैसे बिल्कुल ना बनने जो रोमांस के पीछे भागकर अपना फ्यूचर खराब कर रहा है। वहाँ वान फायर अलार्म बजा देती है। इस वजह से गार्ड्स शिष्याओ को चेक करने आते हैं, पर वो उन्हें बोलता है जाकर पहले अपने बॉस को देखो वो सही है या नहीं। उनके जाते ही वो अपना फोन बॉक्स से निकाल कर भाग जाता है। यहाँ गार्ड्स अपने बॉस को चेक करने आते हैं पर वो समझ जाते हैं ये लोग यहाँ है, यानी कि शिष्याओ भाग गया। इधर शिष्याओ वान से मिलता है और उसे कहता है तुम बहुत ही पागल हो, फिर उसका हाथ पकड़कर घर से निकल जाता है। उधर जोंगवी को पावर कट होने से पहले की सर्विलियंस फुटेज दिखाई जाती है जिसमें वान फायर अलार्म बजाते हुए नजर आती है। वो अपने आदमियों को बोलते हैं दोनों को एयरपोर्ट, ट्रेन स्टेशन सब जगह ढूंढने। वान को बचाने के लिए जियांग्यान बताता है ये सब उसका प्लान था। पहले तो उसके फादर उस पर भड़कते हैं, फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आता है शिष्याओ नहीं तो जियांग्यान ही सही, वो उसे ही मिस्टर चांग के बिजनेस डिनर पे ले जाएंगे। जियांग्यान उदास हुआ कि उन्हें उसकी तब याद आई जब शिष्याओ भाग गया। जोंगवी ने बोला भले ही उसकी वजह से, पर मैं ये मौका
जगह तुम्हें दे रहा हूँ, इसीलिए सोच लेना, मैं कल आऊंगा तुम्हें पिक करने। यहाँ शिष्या और वान ने ट्रेन की टिकट्स ली। ट्रेन में वान उसे पकड़कर बैठी रही। फिर दोनों ने विंडो पे हार्ट बनाया। शहर पहुंचकर दोनों ने रेस्टोरेंट में खाना खाया, गेम्स खेले, आइसक्रीम खाए, मस्ती मजे किए। चर्च में हो रहे एक वेडिंग में दूल्हा दुल्हन पे फूल बरसाए। वान ने कहा, ये बिल्कुल एक फेरी टेल जैसा है, जैसे मेल लीड और फीमेल लीड एंड में एक दूसरे से शादी करते हैं और हैप्पी एंडिंग होती है। भले ही अभी उसकी और वान की कहानी वहाँ तक नहीं पहुँची, पर वो इस पल में उसके साथ बहुत खुश है। वो उसे आहिस्ते से कहती है, मुझे तुमसे कुछ कहना है, क्यों ना हम डेट करें। ये सुनकर शिष्याओं बहुत खुश हुआ और हाँ बोलकर उसे किस कर लिया। रात में वान ने सपने में देखा अपनी और शिष्याओं की वेडिंग होते हुए, पर तभी उसने बोला कि फेरी टेल फेक होती है। वान ने याद किया कैसे उसके पेरेंट्स में अनबन हुआ करती। उसकी माँ ने उसके फादर से शादी इसलिए की क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वो उसे अच्छी लाइफ और बड़ा घर देंगे, उन्हें कोई काम तक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम आई तो उसके फादर ने सारा ब्लेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली। कुयान हमेशा उनसे लड़ा करती कि उनकी वजह से उन्हें परेशानियां उठानी पड़ रही है। तभी उसकी आंख खुल गई और शिष्याओं को अपने पास पाया। अगले दिन जोंगवी जियांग्यान के साथ मिस्टर चांग के घर आए और उसे अपने बेटे के तौर पे मिलाया। मिस्टर चांग को जब पता चला जियांग्यान हुआचिंग यूनिवर्सिटी में एडमिट हुआ है तो उसके इंटेलिजेंस की तारीफ की। मील के बाद जोंगवी खुश नजर आए क्योंकि मिस्टर चांग उनसे इम्प्रेस लग रहे थे। इसका क्रेडिट उन्होंने जियांग्यान को दिया और उसे अपनी बातों में फंसाने लगे, पर उसे कोई अपनापन फील नहीं हो रहा था। पर जोंगवी उसे आगे भी अपने इस्तेमाल में लाने के लिए नाटक करते रहे और कहा अब से वो उनके घर आता रहे। वहाँ शिष्याओं ने होटल रूम्स बुक की, पर जब वो पेमेंट करने गया तो उसके कार्ड्स डिक्लाइन आ रहे थे। उसे समझ आ गया कि ये सब उसके फादर ने किया। फॉर्चुनेटली वान के पास कैश थी, पर वो एक्सपेंसिव होटल अफोर्ड नहीं कर पाती, तो वो थोड़े चीप प्लेसेस ढूंढने लगे। वहाँ जियांग्यान की माँ अपने घर को रेंट पे डालने की तैयारी कर रही थी। एक क्लाइंट कमरा देखने आई हुई थी। जब बेटे को उन्होंने फॉर्मल ड्रेस में देखा और वजह पूछी तो उसने झूठ कहा कि वो अपने टीचर के साथ एक इवेंट पे गया हुआ था। क्लाइंट ने घर पे इतने सारे मेडल्स देखकर जियांग्यान की तारीफें की। उसकी माँ ने भी बताया कि उसके नेशनल कंपटीशन में जीतने की वजह से उसे हुआचिंग में अर्ली एडमिशन मिल गया। ये सब सुन सुनकर जियांग्यान का दिमाग खराब हो रहा था, क्योंकि ये सब का क्या फायदा जब उसके अपने डैड उसे इम्पोर्टेंस नहीं देते, उसे शिष्याओं की रिप्लेसमेंट की तरह देखते हैं। उसकी माँ भी कभी उसके ओपिनियन के बारे में नहीं सोचती, सिर्फ अपने फैसले उस पे थोप देती हैं। वो दोनों में पिस गया था। उसने फौरन से बोला ये घर रेंट पे नहीं लगेगा, क्योंकि वो बीजिंग नहीं जाना चाहता। वो दोनों को अपने रूम से बाहर निकलने को कहता है, इवन गुस्से में सामाने भी तोड़ने लगता है। वो औरत डर के भाग जाती है और यहाँ जियांग्यान अपने बुक्स ट्रॉफी सब फेंकने लगता है और याद करता है कैसे उसके फादर ने उसे शिष्याओं के कपड़े दिए थे मिस्टर चांग से मिलने जाने के लिए। यहाँ शिष्याओं एक यूज्ड बाइक चीप प्राइस में खरीद लेता है और उसे फिक्स करके वान के साथ इचिंग के लिए निकल जाता है। सफर में दोनों जगह जगह रुक कर मस्ती मजे करते हैं और अनमोल यादें बनाते हैं। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे तो वान के दिमाग में आइडिया आता है रूम लेने के बदले काम। वो एक अबैंडन बैकयार्ड आते हैं जहाँ एक लैंडलेडी उन्हें एक कमरा दे देती है जो उन्हें खुद साफ करना था। रहने के बदले उन्हें छोटे मोटे काम करना, गेस्ट अटेंड करना पड़ता। एक बार एक कस्टमर अपना पपी पीछे छोड़ गया। उसके साथ दोनों खेलते, उसका ध्यान रखते और उसका नाम जू श्यालू रख दिया। दोनों इंस्टेंट नूडल्स खाकर गुजारा करते और स्नोफॉल होने का वेट करते। इसी दौरान वान ने शिष्याओं को कहा एक बुक स्टोर चलने, क्योंकि उसे री एग्जाम देना है। उसकी दादी चाहती थी कि वो कॉलेज जाए, दुनिया देखे और उनकी इच्छा वो पूरा करना चाहती है। शिष्याओं ने बोला कि वो भी दोबारा एग्जाम देगा। उसकी लाइफ पहले बोरिंग हुआ करती। उसने भी अपने फ्यूचर के बारे में ज्यादा कुछ सोचा नहीं था, पर अब जब वान उसके साथ है तो उसे जिंदगी बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग लग रही है। बुक स्टोर में वान किताबों में बिजी होती है और शिष्याओं उसके साथ फ्लर्ट करने में। उसने कहा अगर उसका स्कोर सुधरा तो उसे वान से रिवॉर्ड में किस चाहिए। वान ने उसके शरारत को देखकर उसे बाहर भगा दिया। शिष्याओं को जियांगफान का वीडियो कॉल आया। उसे जब पता चला कि शिष्याओं भी वान के साथ रीटेक कर रहा है तो बोला जब जोंगवी का गुस्सा शांत हो जाएगा वैसे भी उसे आर्ट्स हो या कुछ और सब आसानी से मिल जाएगा। लेकिन शिष्याओं ने कहा इस बार वो वान को सिर्फ डेट नहीं बल्कि उसके साथ रहना चाहता है। वहीं मेंग वान के साथ कॉल पे होती है जो पूछती है क्या सच में शिष्याओं उसके साथ सेटल होकर रीटेक के लिए स्टडी करेगा। उसने बोला हाँ, उसने प्रॉमिस तो किया है। फिर चारों वीडियो कॉल पे साथ में आए। शिष्या और वान ने उन्हें अपने डॉगी से मिलाया। रात में दोनों एक दूसरे को वो गिफ्ट्स दे देते हैं जो वो लव कन्फेशन के बाद देना चाहते थे। वान ने शिष्याओं को दिया फोटो फ्रेम और शिष्याओं ने उसे उन दोनों की फोटो जब वो स्कूल असेंबली में एक ही स्टेज पे साथ में खड़े थे। दोनों हैरान थे कि ये इत्तेफाक कितनी हसीन है। एक रोज शिष्याओं की आंटी एचिंग पहुंच आई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शिष्याओं भागकर यहाँ इस तरह की जिंदगी गुजार रहा होगा। उसने बताया कि वो जुवान के साइड रहना चाहता है पर उसे हमेशा इस तरह की जगह पे नहीं रहना। उसके डैड ने उसके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए
हैं और उसे अपने शेयर्स से कोई मतलब नहीं है। चिलान उसकी बात समझ गई और जुवान जो दूर ही खड़ी थी उसे पास बुलाकर यकीन दिलाया कि वो शिष्याओं को अपने साथ नहीं ले जा रही हैं। वो बस उसे देखने आई थी कि वो कैसा है। लंच के टाइम पे शिष्याओं, जिसे कुक करना बिल्कुल नहीं आता, वो अपने बनाए बेकार खानों को रेस्टोरेंट से ऑर्डर किए फूड से बदल देता है। लेकिन जब वान इसे टेस्ट करती है तब उसे समझ आ जाती है कि ये शिष्याओं ने नहीं बनाया और उसका झूठ पकड़ा जाता है जब लैंडलॉर्ड आकर बताती है कि शिष्याओं अपना कुछ ऑर्डर लेना भूल गया। वो जैसे ही वो लेने के लिए बाहर जाता है, वान को जोंगवी का कॉल आता है। उन्होंने एक पुराना सच सामने रखा। वो बताते हैं कि वान के फादर की फैक्ट्री बर्बाद होने की असली वजह गुयान थी। वो उनके फैक्ट्री के प्रोक्यूरमेंट में काम करती थी। उन्होंने लालच में आकर सस्ता और घटिया मटेरियल खरीद लिया था, जिसकी वजह से सारा इल्जाम वान के फादर पे आ गया। जोंगवी ने बताया उन्हें ये सब इसलिए पता है क्योंकि उन्होंने गुयान पे बहुत पहले ही बैकग्राउंड चेक करवा लिया था और वो जुवान के सच के बारे में बहुत पहले से जानते थे। फिर वो वान को पैसों का लालच देकर कहते हैं कि अगर वो शिष्याओं को वापस पिंगचुआन भेज दे तो बदले में जो चाहे ले सकती है। लेकिन वान बिना सोचे उनकी ऑफर ठुकरा देती है। उसे शिष्याओं की अच्छी जिंदगी और ब्राइट फ्यूचर का वास्ता देते हैं और बताते हैं कि वो शिष्याओं की लाइफ खराब कर रही है, इसलिए वो उसे सोचने का मौका देते हैं। तभी शिष्याओं आ गया और खाना खाने के दौरान उसने बताया उसे क्रैम स्कूल से कॉल आया था। ज्वाइन होने से पहले उन्हें स्कूल रजिस्ट्रेशन फाइल की जरूरत है, इसलिए उन्हें वापस जाना होगा। वान उसे कहती है यहीं रहकर शियालियों का ध्यान रखने वो अकेले हो आएगी, पर वो उसे ऐसे छोड़ नहीं सकता। उसकी सेफ्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे भी उसे अपने कुछ सामानें लेनी थी। वान ने बोला ठीक है, पर इस बारे में हम किसी को बताएंगे नहीं और जाकर जल्दी आ जाएंगे। वो मान गया, पर निकलने से पहले वो वान के साथ एक ऊंची जगह आया। नई शुरुआत करने से पहले वो अपने हाइट के फोबिया को दूर करना चाहता था, पर उसे डर लग रहा था। वान ने उसका हाथ थाम कर कहा आंखें बंद करके आगे बढ़ने। इसी दौरान वो बोलती है तुम्हें ऊंचाई से नहीं बल्कि गिरने से डर लगता है, पर अभी हम साथ हैं, गिर भी गए तो क्या हुआ, साथ में दोबारा उड़ सकते हैं। आधा ब्रिज वो आंखें बंद करके पार कर लेता है। बाकी में वान उसे आंखें खोले रखने को कहती है, पर वो डर कर उसे पकड़ लेता है। वान ने बोला नीचे नहीं बल्कि आगे देखो, पहाड़ों और आसमानों को, तब तुम्हें गिरने का डर नहीं लगेगा। शिष्या को आहिस्ता आहिस्ता अच्छा फील होने लगा। तभी स्नो गिरने शुरू हो गए। दोनों ने वादे के मुताबिक साथ में स्नो एंजॉय किया और एक प्रॉमिस की कि दोनों इसी तरह से फ्यूचर में साथ आगे बढ़ेंगे और हर रोज और हर साल खुश और महफूज रहेंगे। वापस आते वक्त वान को डैंडेलियन फ्लावर मिली, जिसे ब्लो करके दोनों ने विश मांगी कि दोनों इसी तरह से हमेशा साथ रहे। उसके बाद वो लोग पिंगचुआन अपने हाई स्कूल आ गए, अपने अपने क्लास टीचर्स के लिए फ्लावर बुके लेकर, और उनसे जरूरी फाइल्स ले ली। तभी वान को मिंग का कॉल आया, जिसे उनकी वापसी की खबर मिल गई जियांगफान से, और उसे बताने वाला कोई और नहीं शिष्याओ था। वो उसे डिनर के लिए बुलाने लगे। यहाँ स्कूल से जोंगवी तक बात पहुँच गई कि जुवान और शिष्याओ अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने आए थे। जोंगवी ने अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दिया शिष्याओं को वापस लाने, और गुयान के बारे में कहा कि उन्हें अब उनकी जरूरत नहीं है। उनकी वजह से वैसे ही वेडिंग के दिन सारे शेयर होल्डर्स के बीच उनकी बेइज्जती हो गई। वहाँ वान अपने घर जरूरी सामानें पैक करने आती है और शिष्या अपनी माँ के घर पैकिंग करने। दोनों फोन में होते हैं और सब रेडी होने के बाद यहाँ से जल्दी निकलने का प्लान बना लेते हैं। तभी जोंगवी के सेक्रेटरी ली कार लेकर गेट पे आते हैं और बाहर निकलकर अपने बॉस के पास चलने को कहते हैं। जब शिष्या मना करता है तो अपने बॉस के कहने पे जुवान का नाम लेकर धमकी देते हैं। सो शिष्या कार में बैठ जाता है। यहाँ जेल से रिलीज होने के बाद लूही को कोई भी काम पे रखना नहीं चाहता। वो दर बदर भटकता है। इसी बीच वो एक कार से टकरा जाता है, जिसमें शिष्याओं को देखकर वो कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। यहाँ गुयान को धक्के मारकर लू फैमिली से बाहर कर दिया गया। शिष्या जब अपने फादर से मिलने आया तो उन्होंने उसे शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पे साइन करने को कहा। उसने बताया कि वो अपनी आंटी को शेयर्स देगा, उन्हें कतई नहीं। उन्होंने बोला कि वो उसे चिलान से ज्यादा ऑफर कर सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स पढ़ना चाहता हो या एयर रिपीट करना, वो हर डिसीजन में उसका साथ देंगे। पर शिष्याओं ने उन्हें एक सेल्फिश आदमी कहा, जिसने शादी फायदे के लिए किया, बेटे का इस्तेमाल अपने बिजनेस के लिए। उनके लिए रिश्ता नाता सिर्फ बिजनेस है, पर वो उनके जैसे नहीं है। उसे इस फैमिली प्रॉपर्टी शेयर किसी से कोई मतलब नहीं। वो बस यही बताने आया था कि वो ये सब छोड़ रहा है और आइंदा से वो भी उसे ढूंढना बंद कर दें, पर वो उसे इतनी आसानी से कहाँ जाने देते हैं। वो अपने सेक्रेटरी को कहते हैं शिष्याओं पे कड़ी नजर रखने और उसे पिंगचुआन छोड़कर जाने ना देने। शिष्याओ जब मैंशन से बाहर आता है तो गुयान को उनके सामान के साथ देखता है। वो उससे मदद मांगती है, पर उसे उनके ड्रामे में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। सो वो उसे जुआन के खिलाफ भड़काने लगती है कि वो उसके साथ फायदे के लिए है। ये भी बात नहीं बनता तो धमकी देती है कि अगर वो खुश नहीं रही तो वो लू फैमिली को बर्बाद कर देंगी। शिष्याओं ने हंसते हुए कहा कि वैसे भी उसे लू फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, और उन्हें उनके हाल पे छोड़कर चला गया। और वान के पास आकर कहा जल्दी से पैकिंग करके निकलने, इससे पहले जोंगवी कोई चाल चले। उसने बताया कि उन्होंने
उसे भी कांटेक्ट किया था और ऑफर दी, लेकिन उसने ठुकरा दिया। शिष्याओं को ये सुनकर समझ आ गया कि वो वापस आने से डर क्यों रही थी। उसने उसे गले लगाकर कहा दोबारा ऐसा कुछ हो तो उससे छुपाए ना। तभी वान ने एक बुरी खबर सुनाई, टिकट सोल्ड आउट हो गई है, इसीलिए उसने कल सुबह की टिकट ले ली। उन्होंने सोचा कल से दोनों आजाद हो जाएंगे, पर यहाँ जोंगवी ने फिर से जियांग्यान को बुलाया। इस बार उसकी साइज की सूट सिलवा कर ट्राई करने दी और कहा कि वो आगे भी उसे कई ओकेजन पे लेकर जाएंगे। जब वो अंदर इसे पहन रहा था तब उसके दादा आए, जो जोंगवी को डांटने लगे कि शिष्याओं के आने के बाद वो सिर्फ उससे शेयर्स की बात कर रहे हैं और नाजायज औलाद को लेकर बिजनेस पार्टनर के डिनर पे जा रहे हैं, जबकि उन्होंने उनसे कोई ताल्लुक रखने को मना किया था। उन्होंने साफ कहा फैमिली बिजनेस शिष्याओं ही आगे ले जाएगा, ये नाजायज औलाद नहीं। जोंगवी अपने फादर को वहाँ से शांत करा के भेजा तो देते हैं, पर यहाँ जियांग्यान का दिल टूट जाता है ये सब सुनकर। सो उसे बहलाने के लिए जोंगवी उसे कहते हैं लू फैमिली ऐसी ही है, इसीलिए उसे यहाँ अपना वैल्यू प्रूव करना होगा। वो उनकी बात में आ गया। छत पे से उसने वान के घर की लाइट्स ऑन देखी। उसने उसे आवाज लगाकर बुलाया और पूछा शिष्याओ कहाँ है। उसने बताया वो पैकिंग करने गया है, कल दोनों ईचिंग के लिए निकल जाएंगे। पर जियांग्यान ने उसका हाथ पकड़कर रुक जाने को कहा और पूछा क्या वो उसकी जिंदगी में वो जगह नहीं ले सकता जो उसने शिष्याओं को दे दी, वही क्यों आखिर। वो उसके हाथों को कस के पकड़ कर पूछ रहा होता है। वान समझ गई जरूर ये अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। उसने साफ बताया कि वो उसे सिर्फ एक दोस्त मानती है। ये सुनकर जियांग्यान को फिर से एहसास हुआ कि वो चाहे जितनी कोशिश कर ले शिष्याओं की जगह कहीं कभी नहीं ले पाएगा। वो उदास होकर घर आया, अपनी माँ को अपने बक्स फेंकते हुए देखा जिसके साथ वो बातें करता। वो गुस्सा होकर कहने लगा कि वो बीजिंग नहीं जाएगा, जिसपे उसकी माँ ने बोला वो उसके भले के लिए सोच रही है ताकि वो उसके साथ रहकर उसकी जिम्मेदारी उठाए और वो बस अपने पढ़ाई पे ध्यान दे सके। वो गुस्से में बोल उठा कि वो सिर्फ उसके ग्रेड्स की फिक्र करती है, उसके फीलिंग्स की नहीं, और वहाँ वो लोग भी उसकी कदर नहीं करते, चाहे वो जितनी कोशिश कर ले। हर किसी की नजरों में वो एक नाजायज औलाद रहेगा। उसकी माँ ये सुनकर उसे जोर का थप्पड़ मारती है और कहती है दोबारा से ऐसे नाजायज खुद को ना कहने, क्योंकि उसके अलावा उनका कोई है ही कहाँ। पर जियांग गुस्से में घर से निकल जाता है और बाहर बैठकर ड्रिंक पे ड्रिंक करने लगता है। सामने के टेबल पे लूही और उसके साथी भी होते हैं जो जियांग्यान को देखकर बताते हैं कि ये वान का दोस्त है। सो लूही उसका मजाक बनाने लग जाता है, टॉप स्टूडेंट होकर ड्रिंक कर रहे हो क्या, तुम्हारी वान लू शिष्याओं के साथ उड़ गई। ये सुनकर जियांग्यान गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि वो वापस आ गई है पिंगचुआन, पर क्या फायदा, वो तो उसे सिर्फ एक दोस्त समझती है। ये सुनते ही लूही खुशी से उछलने लगा क्योंकि वो अब भी वान से बदला लेना चाहता था। सो जब वान अगले दिन सामान लेकर बाहर निकलती है तब लूही एक वैन लेकर आता है और उसे किडनैप कर लेता है। जुवान शोर करने लगती है तो उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा देता है। जब वान की आंख खुलती है तो उन्हें अपने सामने देखकर पूछती है उन लोगों को आखिर क्या चाहिए। लूही गुस्से में बताता है कैसे उसके और शिष्याओं की वजह से आज उसका काम चला गया, उसके बॉस ने उसे छोड़ दिया और उसके सर पे ढेर सारे कर्ज हैं। वो उसके बैग से फोन निकालकर शिष्याओं को कॉल लगाता है और बताता है उसकी गर्लफ्रेंड उसके कब्जे में है और अगर उसे सही सलामत देखना चाहता है तो उसके बताए एड्रेस पे अकेले आ जाए। वान पीछे से चिल्लाकर उसे यहाँ आने से मना कर देती है, पर उसे बचाने के लिए वो निकल पड़ता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो लूही उसे देखकर वान के गर्दन पे चाकू रख देता है और उसे धमकी देता है आगे आए तो चला दूंगा। तो वो भी चुपचाप से वहीं खड़ा रहता है और लूही बड़े से रॉड से उसे मारता जाता है और घुटने टेकने को कहता है। शिष्याओं को झुकाना आसान नहीं था तो वो फिर से वान पे चाकू रख कर उसे ब्लैकमेल करता है। जो लड़का आज तक अपने फादर के सामने नहीं झुका, आज अपने प्यार को बचाने के लिए घुटने टेक देता है। लूही को इतना मजा आता है कि वो उसकी वीडियो बनाने लग जाता है और यहाँ वान अपने हाथ की रस्सी खोलने की कोशिश करती है। अब लूही की डिमांड है कि शिष्या उससे माफी मांगे। वो माफी नहीं मांगता तो फिर से जुआन के पास जाता है जो चेयर के साथ गिर जाती है और अपने हाथ खुलते ही उसे ईंट से मारती है। लूही गुस्से में उसे स्टैप करने वाला होता है पर बीच में से शियाओ आ जाता है, चाकू उसे लग जाती है। लूही उसका इतना सारा खून देखकर घबरा जाता है और डर के मारे अपने आदमियों के साथ भाग निकलता है। यहाँ से शियाओ को हॉस्पिटल लाया जाता है। उसके दादा चिलान इवन जोंगवी भी घबराते हुए आते हैं और सदमे में चली गई वान पे इसका इल्जाम देते हैं। शिष्याओं के दादा वान से अकेले में बात करके बताते हैं कि शिष्याओं ने पास्ट में बहुत कुछ खोया है। उसे पहले किसी चीज से कोई मतलब नहीं रहता था, पर जब से वान उसकी जिंदगी में आई है तब से वो बदल गया। उन्हें लगता है कि शिष्या उसे बहुत ही पसंद करता है पर वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं
और इस हादसे के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। वो अपने पोते की भलाई सोचकर वान को कहते हैं उससे दूर चले जाने। अगर वो उसके आसपास नहीं होगी तो शिष्याओं के साथ भी ऐसी घटना दोबारा नहीं घटेगी। वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो ज़ॉम्बी की तरह उससे कोई डील नहीं कर रहा है, एक दादा होने के नाते रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वान को भी गिल्ट है आज शिष्याओं की जो हालत है उसकी वजह से है, इसीलिए वो मान जाती है। तभी चिलान आकर अपने डैड को बताती है शिष्याओं का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, एनेस्थेसिया का असर खत्म होते ही उसे होश आ जाएगी। वान घर से उसके लिए सूप बनाकर ले आई, उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, सो सबके निकलने के बाद चुपके से ये सूप मिस चेन को दे दिया और बाहर बैठी रही। जब डॉक्टर्स ने कहा कि अब शिष्याओं की कंडीशन स्टेबल है तो मिस चेन ने उसे एक बार उसे देख लेने को अंदर भेज दिया। शिष्याओं अनकॉन्शियस था। वान उसे बताने लगी कि लूही को अरेस्ट कर लिया गया, उससे माफी मांगी और खुद को ब्लेम किया और रोते रोते सो गई। थोड़ी देर में शिष्याओं ने आंख खोली, उसे उसके पास देखकर उसे सहलाया। वान जब उठी तो डॉक्टर को बुलाने लगी पर उसने उसे यहीं अपने पास रुकने को बोला। उसने उसे चिकन सूप पिलाया। तभी चिलान और उसके फादर आ गए। वो उन्हें देखकर जाने लगी पर शिष्याओं ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर चिलान ने फौरन से अपने डैड को बोला मिस चेन के साथ साथ जुवान भी यहाँ रही तो शिष्याओं अच्छे से रिकवर करेगा और चोट उसकी वजह से आई है तो देखभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी है। शिष्याओं ने भी रिक्वेस्ट की तो दादाजी मान गए, लेकिन जब वान शिष्याओं को सूप पिलाकर बाहर आई तब दादा ने उसे याद दिलाया अपने वादे की। वान ने बोला कि वो वादा निभाएगी, लेकिन उसने रिक्वेस्ट की जब तक शिष्याओं डिस्चार्ज नहीं हो जाता वो उसे उससे दूर ना करे। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान जाते हैं। वही शिष्याओं हॉस्पिटल के खाने नहीं खाता। जब वान अपने हाथ से बनाया घर का खाना लाती है तभी खाता है, वो भी सिर्फ उसी के हाथों, बिल्कुल एक बच्चों जैसी जिद करता। पर वान ही जानती थी कि उनके साथ रहने का दिन खत्म होने वाला है, इसीलिए जब डॉक्टर ने रिकवरी के बाद शिष्याओं की पट्टी उतार दी तब वान ने उनसे कहा फुल बॉडी चेकअप वगैरह कर देने ताकि उसे उसके साथ बिताने के लिए कुछ और दिन मिल जाए। पर डॉक्टर सभी चेकअप्स ऑलरेडी कर चुके थे। शिष्याओं को ये इतना ऑड लगा कि उसने पूछ लिया क्या वान नहीं चाहती कि वो यहाँ से जल्द निकले, क्योंकि वो तो उसके साथ यहाँ से दूर अपनी पुरानी जिंदगी में जाना चाहता है और जो शालू को तो काफी मिस करता है। उसने तो वान से कह दिया डिस्चार्ज के वक्त उसे लेने आ जाने, पर उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वो इचिंग लौटने के बाद को टाल कर बाहर आ जाती है।